नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 12वां अध्याय लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज यशपाल जी द्वारा रचित कहानी है। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के, बिना तथ्यों के कहानी नहीं लिखी जाती। तो इसके साथ ही उन्होंने उस समय की पतनशील सामंती वर्ग का अर्थात अत्यधिक धनाढ्य वर्ग का यह दिखावा करने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है और उन्होंने बताया कि किस प्रकार ऐसे लोग वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन जीने के आदी हैं और आज के समय में भी हमें कुछ हद तक ऐसी संस्कृति दिखाई देती है। आइए अब हम चलते हैं अपने पाठ लखनवी अंदाज की ओर। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफसिल केंद्रीय स्थान के आसपास के जो स्थान होते हैं उसको कहा गया है पैसेंजर ट्रेन, यात्री गाड़ी। उतावली, जल्दबाजी, फुंकारना, आवाज़ करना। तो लेखक कहना चाहता है कि केंद्रीय स्थान से चलने के लिए जो यात्री गाड़ी तैयार खड़ी है वो चलने की जल्दबाजी में आवाज़ कर रही है। आराम से सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास द्वितीय श्रेणी में जाने के लिए जो है दाम अधिक लगते हैं। तो लेखक ये सोचता है कि मुझे कुछ दूर तो जाना नहीं है, इसलिए जो है मैं भीड़ से भी बच जाऊंगा और एकांत में, अकेले में बैठकर नई कहानी के संबंध में भी सोच सकूंगा और इसके साथ साथ ही खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा भी ले सकूंगा। यह सोचकर लेखक जो है सेकंड क्लास का टिकट ले लेता है, द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लेता है। जब लेखक गाड़ी के करीब आता है तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, तो लेखक सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर द्वितीय श्रेणी के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझ लेता है और ज़रा दौड़कर जल्दी से उसमें चढ़ जाता है। अनुमान के प्रतिकूल, अनुमान के विपरीत हो जाता है। जैसे कि उसने अंदाज़ा लगाया था कि मैं इस डिब्बे में जो है अकेला ही बैठ पाऊंगा और किसी कहानी के विषय में सोच सकूंगा, लेकिन इसके विपरीत होता है। डिब्बा निर्जन नहीं था, निर्जन होता है सुनसान, कि डिब्बा अकेला नहीं था, डिब्बे में पहले से ही कोई बैठा था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल की एक सफ़ेद पोशाक पहने हुए या सभ्य दिखाई देने वाले व्यक्ति, सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी लगाकर बैठे हुए थे। उनके सामने 2 चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में लेखक के सहसा कूदने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई देता है कि जैसे वह भी अकेले में कुछ विचार कर रहा था। एकांत चिंतन, अकेले में बैठकर कुछ विचार कर रहा था और उसमें कुछ असंतोष आ गया हो, कुछ बाधा आ गई हो और लेखक को लगता है कि यह भी शायद किसी सूझ की चिंता, कहानी के लिए यह भी कुछ सूझ रहा था, कुछ सोच रहा था, या फिर इससे इसको असंतोष हो रहा है, या फिर जो है ये ऐसा सोच रहा है कि मुझे कोई खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु खाते हुए न देखे, शायद इसको इस चीज़ का संकोच हो रहा है। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, कि मुझे देखकर भी नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर आत्मसम्मान में बैठकर नज़रें चुरा ली। तो लेखक कहते हैं कि हमने भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उनको देखकर भी अनदेखा कर दिया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो मैं अकेले बैठकर खाली बैठा था जैसे बर्थ पर, तो अकेले बैठकर ही खाली बैठकर कल्पना कर रहा था और नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों का अनुमान लगा रहा था कि क्या कारण हो सकते हैं कि मेरे ट्रेन के डिब्बे में आने से नवाब साहब को असुविधा हो रही थी या संकोच हो रहा था। मैं बैठे बैठे इन कारणों पर विचार करने लगा। अब लेखक सोचता है कि संभव है, लेखक उन अनुमान का जिक्र कर रहा है, उन असुविधा और संकोच के कारणों का जिक्र कर रहा है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत तो होता है बचत करना, या फिर बचत करने के विचार से ही सेकंड क्लास का टिकट ले लिया था। और अब गवारा न हो, गवारा होता है मंजूर करना, शायद उनको ये गवारा नहीं था, उनको ये मंजूर नहीं था कि शहर का कोई सफ़ेद पोश, कोई सभ्य व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में द्वितीय डब्बे में है, जो द्वितीय क्लास के डिब्बे में उनको यात्रा करते हुए देखे। और शायद उन्होंने अकेलेपन का सफ़र काटने के लिए खीरे भी खरीद लिए होंगे। अब उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति की, किसी सज्जन व्यक्ति के सामने वो खीरे का सेवन किस प्रकार करें।
अब लेखक कहते हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों होता है तिरछी नज़रों से, क्योंकि नवाब साहब ने भी उनको अनदेखा कर दिया, तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान में उनको अनदेखा कर रहे दिया है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हम कनखियों से तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। शायद वो जैसे कुछ ऐसा दिखावा कर रहे थे कि बाहर की स्थिति को, बाहर की जो है वातावरण है उसको वो बड़े ध्यानपूर्वक दे रहे हैं। एकदम से नवाब साहब लेखक को देखकर ऐसा एहसास करते हैं, जैसे कि ऐसा एहसास करने का प्रयास करते हैं कि जैसे उन्होंने उसको अभी अभी देखा है। और वो क्या कहते हैं, आदाब अर्ज। आदाब अर्ज एक अभिवादन करने का एक ढंग, और आदाब अर्ज कहते हुए वो उनसे खीरा खाने के लिए भी पूछते हैं कि जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब लेखक भी लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले तो उसको देखकर अनदेखा कर दिया था, इसलिए उनको भी इस प्रकार अब उनके विचार बदल जाना, उनके चेहरे के भाव बदलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भांप लिया, भांप लेना होता है अंदाज़ा लगा लेना, अनुमान लगाना, कि अब हमने भी अनुमान लगा लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, गुमान होता है दिखावा करना, कि दिखावा करने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, लथेड़ लेना, लपेट लेना, और हमने भी उसका अपनी उस शराफत को दिखाने के लिए बोल दिया शुक्रिया की भला शौक़ फरमाएं, कि शुक्रिया आप ही अपना शौक़ पूरा कीजिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा हुआ तौलिया झाड़ा, सामने बिछाया, सीट के नीचे से लोटा उठाया, दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। इसके बाद उन्होंने जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उनको गोद कर होता है आपस में रगड़ कर। ये जो है लेखक विधि बता रहा है कि किस प्रकार वो खीरे के सेवन करने की तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने कि उस खीरे को आपस में गोद कर, रगड़ कर उसको झाग निकाला, उसके कड़वेपन को दूर किया। फिर खीरों को बड़ी एहतियात होता है, सावधानी से छीला और फांकों को करीने से सजा दिया। करीने से सजाना, उचित ढंग से सजाना। इसके बाद जो है लेखक ने खीरे की विधि बताने के बाद बताया है कि जब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले होते हैं, वो खीरा बेचते हैं, उसके साथ ही वो ग्राहक के लिए खीरे के साथ साथ जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से अच्छे ढंग से खीरे की फांकों पर, खीरे के जो टुकड़े हैं उन पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी बुरकना, लाल नमक और लाल मिर्च का पाउडर छिड़क देना। जो खीरा काटा था उस पर उन्होंने वो तो उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा होता है हाव भाव, उनके हाव भाव से और जबड़ों के सफूरण से, सफूरण होता है फड़कना, जो जबड़ों का फड़कना हो रहा था, और उनके जो हाव भाव थे उससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि किस प्रक्रिया में खीरा काटने की, खीरा खाने की तैयारी करने का जो प्रक्रिया हो रही थी, उनके मुख में जो है रसवादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित होना होता है पानी आना, कि उनके मुख से ये तैयारी देखते करते ही उनके मुख में पानी आ रहा था। हम कनखियों से तिरछी नज़रों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, कि दिखावे के लिए मियाँ जो है, मियाँ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, लखनवी नवाब के लिए, कि दिखावे के लिए तो वो एक रईस बनना चाहते हैं, बहुत धनी दिखना चाहते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए, कि पीठ पीछे जो है अपनी वास्तविकता दिखा रही है कि मुझे कोई देखे भी नहीं इस प्रकार के कार्य करते हुए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और कहा, वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब उन्होंने लखनऊ के बालम खीरे को, लखनऊ की खीरे की नस्ल बताई है कि ये बालम खीरा है, आप खाइए, आप शौक़ पूरा कीजिए। तो लेखक ने फिर जो है एक बार फिर से मना, क्योंकि लेखक पहले ही मना कर चुका था। तो लेखक कहता है कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती रस भरी या पानी भरी फांके देखकर मेरे मुंह में भी पानी तो जरूर आ रहा था, लेकिन मैं पहले इनकार कर चुका था, इसलिए मैंने आत्मसम्मान निभाना होता है निभाए रखना या बनाए रखना, इसलिए मैंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, तलब महसूस होना, ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है, मैदा होता है पाचन शक्ति, की मेरी पाचन शक्ति भी जो है वो थोड़ी कमज़ोर है। की भला शौक़ फरमाए, कि आप ही अपना शौक़ पूरा कीजिए। नवाब साहब ने सहतृष्ण आँखों से, सहतृष्ण होता है तृष्णा भरी या ललचाई हुई आँखों से नमक मिर्च के संयोग से, जो नमक मिर्च के मिश्रण से खीरे की फांकियाँ उनको और देखा
और जो मुंह में पानी भरा हुआ था ललचाई हुई आंखों से उन ललचाई हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखा और एक दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास लेना होता है लंबा सांस लेना, और एक लंबा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर वे होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, ऐसे जाहिर करने लगे जैसे उनको बहुत इस प्रक्रिया में उनको बहुत स्वाद आ रहा है। इसके बाद उन्होंने मुंह में भराए पानी का घूंट गले से नीचे उतारा और एक एक फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार वो प्रक्रिया कर रहे हैं। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाते हैं, वासना से रस स्वादन करते हैं, तृष्णा से खीरे की फांकों का रस स्वादन करते हैं, स्वाद लेते हैं। रस स्वादन मतलब स्वाद लेना, स्वाद लेते हैं और खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार जो है नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व भरी गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, जैसे वो इस प्रकार ऐसे कहना चाह रही हैं कि ये है खानदानी रईसों का तरीका। ये खानदानी रईस जो होते हैं इस प्रकार किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं। नवाब साहब की खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब लेखक कहते हैं कि इसके बाद जो है नवाब साहब लेट गए। हमें तस्लीम होता है श्रद्धा में, कि उनकी श्रद्धा में है या आत्म सम्मान में सिर झुकाना पड़ा, और इसके बाद हमें यह भी स्वीकार कर लेना पड़ा कि ये है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तहजीब होता है शिष्टता, नफासत होता है स्वच्छता और नजाकत होता है कोमलता। इस प्रकार जो है लेखक अपने आप को उसकी स्वच्छता का मतलब कि वो कितने अच्छे सफाई तरीके से किसी प्रकार का सेवन करते हैं और कितनी कोमलता से करते हैं, और किस प्रकार जो है वो अपनी शिष्टता कितने सभ्य हैं। इस प्रकार जो है लेखक कहता है कि उनके इस गुणों को देखते हुए भी मैं भी दिखावेबाजी में ही सिर झुका रहा था। हम गौर कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का ये कितना सूक्ष्म तरीका है। सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट को आप सूक्ष्म भी कह सकते हैं और भौतिक भी कह सकते हैं। कि कहते हैं कि मैं जो है यही ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देख रहा था कि किस प्रकार ये सूक्ष्म तरीका है, किस प्रकार भौतिक तरीका है, लेकिन मन ही मन ये भी सोच रहा था क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति की जा सकती है। उदर की तृप्ति करना, पेट भरना, कि मतलब इस तरीके से हम दिखावेबाजी का जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमारा पेट नहीं भर सकता। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। लेखक कहते हैं कि मैं इस प्रकार की अभी कल्पना ही कर रहा था, इतने में जो है मुझे एक डकार शब्द सुनाई दिया जो लेखक ने सुना, और नवाब साहब की ओर से ये जाहिर हो रहा था कि उनका पेट भी बढ़ चुका है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज होता है स्वादिष्ट, कि खीरा तो होता तो स्वादिष्ट है। शकील होता है आसानी से न पचने वाला, ये अपाच्य। नामुराद एक अपशब्द जो उन्होंने पाचन शक्ति के लिए प्रयोग किया। कहते हैं कि जो ये खीरा है ये नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, कि होता तो स्वादिष्ट है लेकिन ये आसानी से पचता नहीं है, ये हमारी पाचन शक्ति को भारी बना देता है। लेखक कहते हैं कि यह सुनकर मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, जो मेरे ज्ञान नेत्र थे मुझे ज्ञान हो गया और मैं पहचान गया कि ये हमारी नई कहानी के लेखक है, कि मैं इसी को ही आधार बनाकर एक नई कहानी लिख सकता हूँ। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। अब लेखक सोच रहा है कि अगर खीरे को केवल सुगंध से ही, केवल सूंघ कर ही और उसके स्वाद की कल्पना करके कि इसका स्वाद सूंघने से ऐसा आएगा, इससे अगर किसी का पेट भर सकता है, तो क्या अगर मेरे पास कोई विचार ना हो, मेरे पास कोई घटना ना हो और कोई पात्र ना हो, क्या मैं केवल एक इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं लिख सकता? तो लेखक कहना है कि जिस प्रकार दिखावेबाजी में उसका पेट सुगंध से, कल्पना से ही भर सकता है, तो उसी प्रकार मैं भी बिना किसी कथ्य के, बिना किसी तथ्य के कहानी लिख सकता हूँ। तो बच्चों, आज का हमारी ये कहानी पूरी हुई। अब हम अगली वीडियो में इस कहानी के अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।